बीजेपी देश में एक और बार सरकार बना चुकी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी संडे को अपने थर्ड टर्म एज प्राइम मिनिस्टर की ओथ ले चुके हैं। एनडीए के लिए तीसरी बार जीत हासिल करना बहुत बड़ी बात है। अपनी पॉलिसीज, लॉज और एक्शन के चलते बीजेपी ने देश में काफी बदलाव किए हैं और शायद यही वजह है कि लोगों ने उन्हें फिर से एक बार मौका दिया है कि वो देश में और विकास ला सके। हाँ, हालांकि इस बार सरकार अलायंस के साथ है, लेकिन वो देश को विकास की ओर ले जाएंगी, इसकी उम्मीद बरकरार है। तो जहाँ उनकी जीत सराहनीय है और प्राइम मिनिस्टर को लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वहीं ये आम बात हो जाती है कि उनके अगेंस्ट भी होने वाले काफी लोग हैं। जब भी एक पार्टी जीतती है और पावर में आती है तो उसके ऑपोजिशन में कई चेहरे ऐसे होते हैं जो विनिंग लीडर और उसकी पार्टी पर अपनी क्रिटिकल राय रखते हैं। ऐसा ही एक चेहरा प्रोफेसर क्रिस्टोफर जेफरलॉट का है, जो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इंडिया है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं और बताई हैं जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर वार करती हैं। उनका कहना है कि आरएसएस का ये एक क्लियर अटेम्प्ट है जुडिशरी को इन्फिल्ट्रेट करने का। आप जरूर हैरान होंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा रिमार्क पास कर दिया है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि उन्होंने कौन से ऐसे स्टेटमेंट और अपने ओपिनियन दिए हैं जिसकी वजह से ऐसा कहा गया है और क्यों प्राइम मिनिस्टर और आरएसएस पर ये एलिगेशंस हैं कि वो जुडिशरी को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। दरअसल एक इंटरव्यू देते हुए प्रोफेसर ने कहा है कि जो हमने 10 सालों में नेशनल लेवल में देखा है वो रेप्लिकेशन है प्राइम मिनिस्टर के स्टिंट का एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात। अपनी बुक गुजरात अंडर मोदी ब्लूप्रिंट फॉर इंडिया के बारे में बताते हुए उन्होंने आरएसएस जुडिशरी में कैसे घुसपैठ कर रहा है इस सवाल का जवाब दिया है। प्रोफेसर क्रिस्टोफर जेफरलॉट ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर रिजीम के बारे में बहुत सारी बातें कहती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे ये जुडिशरी को इम्पैक्ट कर रहा है इस पे भी उन्होंने काफी डिटेल में बात की है। उन्होंने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर ने पुलिस और जुडिशरी को कैप्चर करके रखा है। The second pillar, of course, has to do with the capture of institutions, including the police and the judiciary. Two key institutions that had to be taken care of course, after the pogrom, especially the police. The policemen who had played the BJP game had to be rewarded. Those who had tried to do their job properly had to be sidelined. And those who had been rewarded could still be used for other purposes. Again, polarization, by the way. Fake encounters. The series of fake encounters we saw in Gujarat after 2003 helped the government to continue to polarize by other means. I don't know if you remember, but we had a series of fake encounters, including the Sohrabuddin case. There were many. And every time, policemen said they had to eliminate jihadists supported by Pakistan, by ISI, coming from the other side, belonging to Lashkar-e-Taiba or Jaish-e-Mohammed, and who were there to kill Narendra Modi himself. The press conferences of Vanzara, for instance, tell us these kind of things, which meant that the police had been instrumentalized, had been communalized. Something, by the way, that was there before in Gujarat. It's not as if the Gujarat police had not been already very much involved in all kinds of trafficking. And in fact, you have to go back to Abdul Latif and the 1980s for seeing that this police was vulnerable already, to say the least. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह को भी पॉइंट आउट करते हुए कहा कि उन्होंने भी डिफरेंट पर्पसेस के यूज के लिए पुलिस को नेशनल लेवल पे यूज किया है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आरएसएस का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो आरएसएस का ही एक हिस्सा थे। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने आरएसएस और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने अपनी सरकार बनाई, उन्होंने पुलिस और जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। पुलिस वाले जो बीजेपी के साथ दे रहे थे उन्हें इनाम दिया गया और जो अपना काम सही करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें किनारे कर दिया गया। ये पुलिस वाले अब दूसरे मकसदों के लिए यूज किए जा रहे हैं। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के पॉइंट पर प्रोफेसर से काउंटर क्वेश्चन किया गया और उन्हें जब रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में पूछा गया अबाउट ईडी, सीबीआई एंड जुडिशरी कि कैसे ये एक रिस्की सिचुएशन है, तो जेफरलॉट कहते हैं कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजिंग यानी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन पर सीधा कंट्रोल लेना मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन का एक खास तरीका है। उन्होंने कहा कि वो सबसे पहले जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। He said, In the case of the judiciary, I think they could play on three different factors. One, judges retire at 60. They are still very young. To get a post-retirement job is something many of them value a lot. And some of them are prepared to
indulge in self-censorship for preparing their future after retirement. And there is no cool-off period anymore. You jump from one position to another one. And when Mr. Rajan Gogoi became a Rajya Sabha member, he was freshly retired. He had very freshly retired from the Supreme Court, for instance, number one. Number two, there are cases on many judges. It's not as if they were all clean, completely clean. And this government has a file on everybody and can blackmail people in the name of potential cases. Number two. That's a strong statement, but go ahead, yes. Number three, well, we know the collegium system. Judges are supposed to designate judges at the Supreme Court, justices of the Supreme Court. But they select names. They don't appoint people. So what we've seen in the past is an attempt at promoting to the Supreme Court judges of high courts who were not of the liking of the government. They were selected, but they were not appointed. The government could sit on these quote-unquote recommendations for months, for years, and finally you could not replace. इसके आगे उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और इलेक्शन कमीशन इन पर्टिकुलर वो एग्जाम्पल्स हैं जो कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को दर्शाते हैं। प्रोफेसर का कहना है कि इन ब्यूरोक्रेट्स की आर्म ट्विस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और हम स्क्वायर वन पर हैं। उन्हें कहते हुए सुना गया, Well, there's no arm trying Narendra Modi as Prime Minister. We have robust institutions. India has robust democratic institutions. If there is any attempt at deviating for the democratic path, the institutions will take care of that. Well, what we see is that it's not so complicated to twist the arms of bureaucrats. It's not so complicated to appoint bureaucrats who are prepared to implement your policy and not the policy of the state or the policy of the republic. And the Election Commission's trajectory is a great illustration of this. You change people the day before, you appoint your man in the right place. Done. How can you counter that? There is no place for countering that except the Supreme Court, but we are back to square one. And the Supreme Court will certainly try to show that it has retained some independence, but it will not fight the way Iftikhar Chaudhry has fought Musharraf in Pakistan. That's not the style. That's This far and no further. Exactly. So there are no Krishna Iyers in the Supreme Court who during the emergency was, or even later. Yeah, because the emergency, Siddharth, remember, there was only one man. There was only Justice Khanna, but none That's of right. the other. And then, but later, Krishna Iyer was a man who took on the government. Jeffrey Lott says the opposition parties finally realized the dangers and got together to fight Modi. They will have to keep the momentum going. He said, it is time now to revise the constitution. ऐसे ही उन्होंने मोदी रेजिम के और भी पॉलिटिकल इश्यूज को इलेबोरेशन में डिस्कस किया है। लेकिन इंडियन जुडिशरी को लेकर प्रोफेसर की गई इन बातों पर आपके क्या व्यूज हैं? टेल अस इन द कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।